हेलो चिल्ड्रन, आपकी अपनी दिव्या मैम की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज भारत के मॉनसून के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा आज का विषय है असली वित्त मंत्री, भारतीय मानसून का विज्ञान। और इसके नीचे एक लाइन लिखी है, यह केवल एक मौसम नहीं है, यह अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल सही कहा। और इससे असली वित्त मंत्री कहने का एक बहुत गहरा कारण है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था, खासकर हमारी खेती, वो पूरी तरह इसी पर निर्भर करती है। हाँ, अगर बारिश अच्छी हुई तो समझो फसल अच्छी। और फसल अच्छी तो देश की आर्थिक तरक्की। ये जो तस्वीर है ना, जिसमें बादलों से पानी की जगह रुपए बरस रहे हैं, वो इसी बात को दिखाती है। बिल्कुल। अगली स्लाइड का शीर्षक भी बड़ा दिलचस्प है, आकाश में लिखा गया बजट। इसमें कुछ आंकड़े हैं, जैसे साल की 75% बारिश सिर्फ 4 महीनों में। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सोचिए, पूरे साल का 3/4 पानी हमें सिर्फ जून से सितंबर के बीच मिलता है। और दूसरा आंकड़ा है कि 56.7% कार्यबल, यानी हमारी आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। जी, और वो कृषि सीधे सीधे इन 4 महीनों की बारिश पर निर्भर है। मतलब आधे से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी आसमान की तरफ देखकर चलती है। और जीडीपी का 16% ये भी सीधे तौर पर कृषि से आता है। बिल्कुल। और वो जो आखिरी लाइन है, अगर बांध नहीं भरेंगे तो टरबाइन नहीं घूमेंगे, उसका मतलब सिर्फ खेती नहीं, हमारी बिजली भी है। अच्छा, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाँ, हमारे जो पन बिजली घर है, वो भी तो इन्हीं बांधों के भरने पर चलते हैं। तो पीने का पानी, खेती, बिजली, सब कुछ इन 4 महीनों पर टिका है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी सिम्फनी जैसा लगता है। मतलब कोई एक अकेली चीज नहीं है। अगली स्लाइड यही कहती है, एकल नहीं बल्कि एक सिम्फनी। सिम्फनी शब्द यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। इसमें 4 तत्व दिखाए हैं, सूरज, समुद्र, पृथ्वी और हवा। हाँ, क्योंकि मॉनसून कोई एक लोकल घटना नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल ग्लोबल प्रोसेस है। नीचे लिखा है, जेट स्ट्रीम, समुद्री धाराएं और हिमालय की बर्फ सभी की भूमिका है। बिल्कुल, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में हर सांस का सही समय पर बजना जरूरी है, वैसे ही मॉनसून के लिए इन सब चीजों का सही तालमेल में होना जरूरी है। यदि एक भी सुर बिगड़ जाए तो पूरा प्रदर्शन विफल हो जाता है। सही बात है। किसी एक चीज में भी गड़बड़ी हुई तो पूरा मॉनसून बिगड़ सकता है। तो इस सिम्फनी को समझने की सबसे पहली कोशिश कब हुई? यहाँ 1686 के एक सिद्धांत का जिक्र है, जिसे किंडरगार्टन सिद्धांत कहा गया है। हाँ, ये सर एडमंड हेली की थ्योरी थी, समझने में सबसे आसान। उन्होंने कहा था कि जमीन जल्दी गर्म होती है, समुद्र ठंडा रहता है। बिल्कुल, जैसे दिन में समंदर किनारे ठंडी हवा जमीन की तरफ चलती है, हैली ने सोचा कि मॉनसून बस इसी का एक बहुत बहुत बड़ा रूप है। अच्छा। गर्मियों में भारत की जमीन अपने आसपास के समंदर से कहीं ज्यादा गर्म हो जाती है, तो जमीन से हवा ऊपर उठती है और समुद्र से नमी वाली ठंडी हवा उस खाली जगह को भरने आ जाती है। हाँ, और वही बारिश लाती है। बहुत सीधा साधा लॉजिक था। अगली स्लाइड का टाइटल भी यही है, प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं। इसमें दिखाया है कि भारत के ऊपर गर्म हवा उठती है, कम दबाव, और जगह भरने के लिए नमी वाली ठंडी हवा दौड़ती है। जी, ये उसी किंडरगार्टन सिद्धांत को और अच्छे से समझाता है। जब भारत की जमीन तपती है तो उसके ठीक ऊपर की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उड़ जाती है। हाँ, इससे जमीन पर एक लो प्रेशर एरिया, मतलब कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, एक तरह का वैक्यूम। और प्रकृति को वैक्यूम पसंद नहीं। बिल्कुल। तो उस खालीपन को भरने के लिए आसपास की भारी, ठंडी और नमी वाली हवा जो समुद्र के ऊपर होती है, वो तेजी से उस तरफ दौड़ती है। यही नमी वाली हवा हमारा मॉनसून है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। लेकिन इस आसान सी थियरी में एक बहुत बड़ी कमी है। स्लाइड पूछती है, मई सबसे गर्म महीना है, फिर भी सूखा है। अगर गर्मी से बारिश होती है तो देरी क्यों? मई में ही पड़ती है। तो इसका मतलब है कि गर्मी रूपी चुंबक तो तैयार है। हाँ, चुंबक चालू है, लेकिन कुछ चिपक नहीं रहा है। कोई तो चीज है जो उस नमी वाली हवा को आने से रोक रही है। बिल्कुल। मतलब ये सिंपल थ्योरी अधूरी है। और फिर जब मॉनसून आता है तो वो धीरे धीरे नहीं आता। स्लाइड कहती है मॉनसून का प्रस्फोट, एक धमाके की तरह। हाँ, ये एक बहुत ही नाटकीय घटना है। ऐसा नहीं होता कि आज थोड़ी बूंदाबांदी हुई, कल थोड़ी और। तो ये होता कैसे है? नमी से लदी हवाएं अचानक एक साथ बड़ी ताकत से केरल के तट से टकराती हैं और बहुत भारी बारिश होती है। इसे ही मॉनसून बर्स्ट कहते हैं। जी, एक विस्फोटक आगमन, जैसे पानी की दीवार आ गई हो। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें कहाँ देखना होगा? स्लाइड कहती है कि हमें भारत को छोड़कर भूमध्य रेखा को देखना होगा। बिल्कुल सही।
मॉनसून की पहेली का जवाब सिर्फ भारत के ऊपर नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के वायुमंडल में, उसके एयर सर्कुलेशन सिस्टम में छिपा है। और वहां हमें मिलता है ITCZ, बारिश का इंजन। ITCZ यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसे डोलड्रम्स भी कहते हैं। हाँ, ये भूमध्य रेखा के पास एक बेल्ट है, एक पट्टी, जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो आकर मिलती हैं और टकराती हैं। हाँ, और इस टक्कर से हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बादल बनकर बरस जाती है। ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है। मॉनसून का असली इंजन यही है। पर ये तो भूमध्य रेखा पर है। यही तो ट्विस्ट है, ये बेल्ट स्थिर नहीं है। अगली स्लाइड यही कहती है, बारिश की पेटी का पता बदलता है। जी, ये सूरज का पीछा करती है। जैसे जैसे सूरज गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाता है, ये बारिश की पेटी भी सूरज के साथ साथ उत्तर की ओर खिसकती है और भारत के ऊपर आ जाती है। एक विशाल वैक्यूम की तरह काम करता होगा। स्लाइड में लिखा है कि ITZ एक विशाल वैक्यूम की तरह काम करता है, जो व्यापारिक हवाओं को सीमा पार खींचता है। एकदम सही। जब ITZ भारत के ऊपर होता है, तो ये एक बहुत शक्तिशाली वैक्यूम बन जाता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली ट्रेड विंड्स को अपनी ओर खींचता है और उन्हें भूमध्य रेखा यानी वो बॉर्डर, उसे पार करने पर मजबूर कर देता है। और जैसे ही हवाएं वो रेखा पार करती हैं, नियम बदल जाते हैं। यहाँ कोरियोलिस बल का जिक्र है। हाँ, ये फिजिक्स का एक नियम है, पृथ्वी के घूमने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं। जी, जब हवाएं भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आती हैं, तो वे सीधी नहीं जाती, बल्कि अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। और इन सब का नतीजा है महापरिणाम, दक्षिण पश्चिम मॉनसून। अब पूरी कहानी जुड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं भूमध्य रेखा पार करती हैं, कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ती हैं और दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में घुसती हैं। इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहते हैं। बिल्कुल। तो अब पता चला कि ये कोई लोकल हवा नहीं, ये तो एक लंबी वैश्विक यात्रा करके आई हवा है। ये तो वाकई एक अंतर्गोलार्धीय स्थानांतरण है। जी, अगली स्लाइड इसी बात पर जोर देती है। ये सिर्फ भारत के गर्म होने का नतीजा नहीं है, यह दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवन है। हाँ, जो भूमध्य रेखा पार करके दाईं ओर मुड़ गई। ये हवा का एक ग्लोबल ट्रांसफर है। लेकिन हम फिर से उसी रहस्य पर आ गए, बिना चिंगारी के ईंधन। हाँ, मतलब मई तक हमारे पास ईंधन तो आ गया, ITCZ की नमी आ गई, लेकिन चिंगारी गायब है। सही। वो चिंगारी या कहें कि जो रुकावट है, वो वायुमंडल में बहुत ऊपर 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर छिपी है। जेट स्ट्रीम में। हाँ, जेट स्ट्रीम में। और यहाँ एक खलनायक की एंट्री होती है, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट या STWJ। हिमालय के दक्षिण में बहने वाली हवा की एक तेज नदी। ये एक ढक्कन, लिड की तरह काम करती है। बिल्कुल। सर्दियों और शुरुआती गर्मियों में हिमालय के दक्षिण में बहुत ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक बहुत तेज हवा बहती है। ये हवा एक ढक्कन की तरह भारत के मौसम को दबा कर रखती है। ये ढक्कन, ये काम कैसे करता है? इसे हेयर ड्रायर प्रभाव से समझ सकते हैं। स्लाइड बताती है, जेट हवा को नीचे धकेलती है। हाँ, ये जेट स्ट्रीम अपने नीचे की हवा पर दबाव डालकर उसे नीचे की ओर धकेलती है। और जब हवा नीचे आती है तो वो गर्म हो जाती है, रुद्धोष्म तापन। जी, आइडियाबैटिक वार्मिंग। जैसे साइकिल के पंप में हवा भरने पर पंप गर्म हो जाता है क्योंकि हवा दब रही है। ये गर्म और सूखी हवा नीचे से उठ रही नमी वाली हवा को ऊपर उठने ही नहीं देती और बादल नहीं बन पाते। बिल्कुल। इसीलिए मई में नमी होने के बाद भी बारिश नहीं होती। तो फिर आता है चरम सीमा, मॉनसून का विस्फोट। विस्फोट से पहले यह ढक्कन लगाएं। हाँ, और विस्फोट के बाद ये ढक्कन हट जाता है। बिल्कुल। निर्वात खुल जाता है, अवरोध का अचानक पतन, और नीचे की नमी वाली हवा को ऊपर उठने का रास्ता मिल जाता है। नमी अंदर दौड़ती है, धमाका, और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। यही है मॉनसून का विस्फोट। अब खलनायक गया तो नायक भी आएगा। नायक, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट, TEJ। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ये मॉनसून के मौसम का साथी है। ये एक निकास द्वार, एग्जॉस्ट वेंट की तरह काम करता है। हाँ, जब पछुआ जेट हटता है तो उसकी जगह ये दूसरी जेट स्ट्रीम आ जाती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये ऊपर उठी हुई हवा को बाहर निकालने का काम करती है, जिससे नीचे से और ज्यादा नमी वाली हवा के ऊपर उठने की जगह बनती है। ये मॉनसून को और मजबूत करता है। और
इस नायक का इंजन कौन है? इंजन तिब्बत का पठार, हाँ, आकाश में तैरता एक महाद्वीप। तिब्बत का पठार इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो बहुत विशाल और ऊंचा है। गर्मियों में वो भट्टी की तरह तपता है और अपने ऊपर की हवा को भी बहुत गर्म कर देता है। ऊपरी वायुमंडल में ये गर्मी ही इस पूर्वी जेट को जन्म देती है। जी, ये TEJ को बनाने और चलाने वाला इंजन है। एक और किरदार है, कन्वेयर बेल्ट, सोमाली जेट। सोमाली जेट एक निम्न स्तरीय जेट स्ट्रीम है, मतलब ये ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होती। समुद्र की सतह से सटकर बहने वाला एक फायर होज। बिल्कुल सही शब्द है। ये अफ्रीका के पास सोमालिया के तट से शुरू होती है और अरब सागर के ऊपर से होते हुए भारत तक नमी पहुंचाती है, एक कन्वेयर बेल्ट की तरह जो लगातार समुद्र से नमी खींचकर भारत की ओर भेजती है। तो ये सब मिलकर एक दूसरे को मजबूत करते हैं, एक साइकिल जैसा। हाँ, एक फीडबैक लूप। अगली स्लाइड यही दिखाती है, पुनर्भरण चक्र। बट गर्म होता है, तेज बहता है, मैस्करीन हाई मजबूत होता है, हवाएं जोर से धक्का देती हैं। मतलब तिब्बत की गर्मी से तेज बनता है, तेज हिंद महासागर में उच्च दबाव को और मजबूत करता है और वो उच्च दबाव मॉनसूनी हवाओं को और ज्यादा ताकत से भारत की ओर धकेलता है। पर इस सिस्टम में गड़बड़ी भी हो सकती है। व्यवधान, जब इंजन विफल हो जाता है। हाँ, अगर किसी साल तिब्बत पर ज्यादा बर्फ रह जाए तो वो सूरज की गर्मी को परावर्तित कर देगी, पठार ठीक से गर्म नहीं होगा। मतलब इंजन ही कमजोर पड़ जाएगा। जी, और दूसरा बड़ा व्यवधान है अल नीनो। अल नीनो, जो प्रशांत महासागर में होता है। हाँ, लेकिन वो पूरे ग्लोबल सिस्टम को बिगाड़कर भारतीय मानसून को कमजोर कर देता है। सोमाली जेट के बारे में एक और दिलचस्प बात है, सोमालिया विरोधाभास। यहाँ का ठंडा पानी भारत के लिए तेज हवाओं और अच्छी बारिश का संकेत है। ये बड़े मजेदार बात है। सोमालिया के तट पर समुद्र के नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, जिसे अपवेलिंग कहते हैं। ये ठंडा पानी और पास की गर्म जमीन के बीच तापमान का अंतर बढ़ा देता है, जिससे हवा का दबाव का अंतर भी बढ़ जाता है और हवाएं यानी सोमाली जेट और तेज हो जाती हैं। तो वहां का ठंडा पानी यहाँ अच्छी बारिश लाता है। तो अगर हम इसे समराइज करें, तिब्बत का पठार इंजन है। हाँ, जो एक हाई एल्टीट्यूड हीट सोर्स की तरह काम करता है। और पश्चिमी जेट यानी वो ढक्कन, उसका हटना ही मॉनसून की शुरुआत करता है। बिल्कुल, ये दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आते हैं प्रशांत महासागर के कनेक्शन पर, वॉकर सर्कुलेशन। सामान्य सालों में पश्चिमी प्रशांत महासागर मतलब इंडोनेशिया के पास का पानी बहुत गर्म होता है। इंडो पैसिफिक वार्म पूल इक्वल्स उठती हवा की चिमनी। सही, यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। ये उठती हुई हवा एक सहायक की तरह काम करती है और भारतीय मॉनसून सिस्टम को अपनी ओर खींचकर और मजबूत बनाती है। और जब सिस्टम विफल होता है, मतलब अल नीनो आता है। अल नीनो के सालों में ये गर्म पानी खिसक कर मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में चला जाता है। वायुमंडलीय सेतु ढह जाता है। हाँ, हवा उठने की जगह बदल जाती है और भारत इंडोनेशिया के ऊपर हवा नीचे बैठने लगती है। और नीचे बैठने वाली हवा मतलब बारिश का अंत। बिल्कुल, इसीलिए अल नीनो के कारण भारत में सूखा पड़ता है। और अल नीनो का उल्टा लानीना, वो सिस्टम को ओवरड्राइव में डाल देता है। हाँ, लानीना में सामान्य स्थिति और मजबूत हो जाती है। पश्चिमी प्रशांत का गर्म पानी और गर्म हो जाता है, जिससे हवा और तेजी से ऊपर उठती है। और ये भारतीय मॉनसून को बहुत ज्यादा ताकत देती है। इससे अक्सर सामान्य से ज्यादा बारिश और बाढ़ का खतरा भी होता है। एक और प्रकार है अल नीनो मोडो की। ये क्या है? ये अल नीनो का एक नया रूप है, जहां प्रशांत महासागर के बीच का हिस्सा गर्म होता है, न कि पूर्वी हिस्सा। मध्य प्रशांत में गर्मी 2 सेल सर्कुलेशन बनाती है, और इसका असर भारत पर ज्यादा सीधा और कभी-कभी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें हवा सीधे भारत के ऊपर नीचे उतरती है। अब आते हैं एक असली रहस्य पर, 1997 का रहस्य। ये एक बहुत बड़ी घटना थी मौसम विज्ञान में। उस साल गॉडजिला एल नीनो था, इतिहास का सबसे मजबूत, और सबने कहा था कि भारत में भयंकर सूखा पड़ेगा। सारे पूर्वानुमान यही थे। लेकिन असल में बारिश सामान्य हुई। ये कैसे हुआ? इससे वैज्ञानिकों को पता चला कि सिर्फ प्रशांत महासागर ही सब कुछ कंट्रोल नहीं करता। हम गलत महासागर को देख रहे थे। जी, कोई और भी खिलाड़ी था। और वो नया मोड़ था, हिंद महासागर द्विध्रुव। IOD, हिंद महासागर का अपना अल नीनो। सकारात्मक IOD, गर्म पश्चिम इक्वल्स भारत के लिए स्थानीय नमी का इंजन। बिल्कुल, जब इसका सकारात्मक चरण होता है तो अरब सागर सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। यह गर्मी एक लोकल इंजन की तरह काम करती है और मॉनसून को ताकत देती है।
1997 में इसी ने अल नीनो के बुरे प्रभाव को बेअसर कर दिया था। मतलब ये एक जलवायु की रस्साकशी है। हाँ, एक तरफ प्रशांत का अल नीनो, दूसरी तरफ हिंद महासागर का आईओडी। 1997 में आईओडी ने अल नीनो को हरा दिया जी। लेकिन 1992 में अल नीनो और नकारात्मक आईओडी ने मिलकर दोहरी मार जैसा बुरा सपना बनाया था। इतने सारे वेरिएबल्स हैं, तो इसकी भविष्यवाणी करना कितना मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा। 1800 के दशक में ब्लैंडफोर्ड सिर्फ हिमालय की बर्फ देखते थे। और आज IMD सुपर कंप्यूटर से 16 मापदंडों को ट्रैक करता है। जी, तापमान, दबाव, हवा, समुद्री धाराएं, सब कुछ। फिर भी ये सिस्टम इतना जटिल है कि भविष्यवाणी हमेशा 100% सही नहीं हो सकती। और अब एक नया चर भी आ गया है, जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज इस पूरी सिम्फनी को और भी जटिल और अप्रत्याशित बना रहा है। गर्म महासागर अधिक नमी रखते हैं। मतलब हवा में नमी तो ज्यादा है, लेकिन बारिश का पैटर्न बिगड़ रहा है। कम मध्यम दिन, अधिक मूसलाधार बारिश और सूखे दौर। हाँ, अब हमें कई दिनों तक लगातार हल्की बारिश के बजाय कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिश, मतलब बाढ़, और फिर लंबे समय तक सूखा देखने को मिल रहा है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि ये एक आसमान की सिम्फनी है। बिल्कुल। ये पेरू के गर्म प्रवाह को दिल्ली में प्याज की कीमतों से जोड़ता है। यही तो इसकी सबसे बड़ी बात है। प्रशांत महासागर में क्या हो रहा है, उसका सीधा असर दिल्ली में प्याज की कीमत पर पड़ता है। ये एक वैश्विक जुड़ा हुआ सिस्टम है। और ये हमें एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है। हम जानते हैं कि मॉनसून हमें कैसे प्रभावित करता है, लेकिन हम मॉनसून को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? ये सवाल हम सब के लिए है। हमारी गतिविधियां, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, इन सब से हम इस नाजुक और जटिल मानसूनी सिस्टम को बदल रहे हैं। हमें सोचना होगा कि हमारे कामों का इस असली वित्त मंत्री पर क्या असर पड़ रहा है। Next class we will discuss about season in India. Thank you.